हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका विद्या जोन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि रीट की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है और रीट का एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। जैसा कि आपको विदित है, फरवरी में आपके एग्ज़ाम होने वाला है और इसी के साथ फॉर्म भी आपने फिल कर दिया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो आज की क्लास है वो राजस्थान के अंदर जो अध्यापक के पात्रता परीक्षा होने वाली है, उसमें विज्ञान से संबंधित ये क्लास रहने वाली है। उसके अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं। सजीव, निर्जीव और सूक्ष्म जीव से संबंधित आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इस क्लास में जो प्रश्न हम चर्चा करने वाले हैं वो राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उसके आधार पर आज की क्लास में हम बात करेंगे। और हर क्लास में ऐसा ही चलेगा कि एक क्लास में हम पहले बात करेंगे राजस्थान बोर्ड के आधार पर, फिर हम एनसीईआरटी के आधार पर बात करेंगे। तो इस प्रकार मिक्स मामला हमारे चलता रहेगा और राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी के अलावा आपके एग्जाम में कहीं से प्रश्न भी नहीं बन सकते। तो हम उन सभी टॉपिक की बात करेंगे जो आपके सिलेबस में है और उन सभी टॉपिक से एक एक बनने वाली हर एक प्रश्न, आसान, हार्ड, मीडियम, हर लेवल के प्रश्न की चर्चा हम करेंगे। तो अगर आप इस क्लास में जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी से। आपको कोशिश रहेगी कि ये क्लास रेगुलर रूप से दी जाए। अगर आपका सपोर्ट रहा और आप अगर कंटिन्यू इसको देखते हैं तो ये क्लास भी कंटिन्यू हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में बिना किसी देरी के। तो आज की क्लास आपके सामने पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी क्रिया या क्रियाएं सजीवों में देखने को मिलती हैं। कौन सी क्रियाएं हैं वो सजीवों में देखने को मिलती हैं, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, कोई इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसको हर कोई बच्चा कर सकता है। कोई हार्ड प्रश्न नहीं है, लेकिन ऐसे प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो कौन सी क्रिया या क्रियाएं सजीवों में देखने को मिलती हैं? भोजन करना, भोजन सजीव करते हैं। श्वास लेते हैं, स्वयं चलकर गति करते हैं। तो देखो, गति करने वाले में आपको ध्यान में रखना है कि गति तो निर्जीव वस्तुओं में भी होती है। गति किसमें होती है? सजीवों में भी होती है और गति आपके निर्जीव में भी होती है। ठीक है, लेकिन सजीव गति स्वयं करते हैं और ये स्वयं नहीं करते। जैसे निर्जीव की बात करें तो निर्जीव बस, रेलगाड़ी जो साधन है वो भी निर्जीव है, लेकिन वो गति तो करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो उनकी गति होती है किसी बाह्य कारक के कारण होती है, स्वयं गति नहीं करते। इसी प्रकार सजीवों के अंदर अगर बात करें तो सजीवों के अंदर पौधे भी आते हैं और जंतु भी आते हैं, दोनों ही आते हैं सजीवों के अंदर। तो पौधे हैं, उनमें गति ऐसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाली नहीं होती है, लेकिन जंतुओं में गति होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने वाली गति होती है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना, लेकिन गति दोनों में होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न भी कई बार देखने को एग्जाम में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सजीव नहीं है। तो ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न है। ये टॉपिक ही ऐसा है कि आपके जो प्रश्न यहाँ से बढ़ने वाले हैं, बिल्कुल आसान सा प्रश्न ही देखने को मिलेगा। सजीव और निर्जीव में है वो बिल्कुल आसान सा प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर गाय और बकरी की बात करें तो दोनों सजीव हैं। शेर सजीव है लेकिन बस्ता है वो सजीव नहीं है। पेंसिल सजीव नहीं है, कुर्सी सजीव नहीं है। मेज सजीव नहीं है, लेकिन बरगद है, ये तो पौधा होता है, सजीव है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल सजीव नहीं वाला देखना है। तो दोनों ऑप्शन में सजीव नहीं है, दोनों ही। वो ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाए। हम एग्जाम पैटर्न पे 30 प्रश्न यहाँ पर करने वाले हैं। अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो हम इसमें 20+10 भी कर सकते हैं कि 20 अपन सब्जेक्ट के रखें और 10 शिक्षण विधियों के रख लें, ऐसा भी हम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो देखिए, अगला प्रश्न है, सजीवों का लक्षण नहीं है। सजीवों का लक्षण नहीं है वृद्धि व प्रजनन, उत्सर्जन व श्वसन, उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करना, अनिश्चित जीवन काल। तो देखो, सजीवों की अगर बात करें तो कौन कौन से यहाँ पर है वो लक्षण सजीवों के अंदर होते हैं। जो राजस्थान बोर्ड की आपके बुक है उसको अगर आपने कहीं देखा हो तो उसमें एक चार्ट बनाकर सजीवों के लक्षण दर्शाए गए हैं। अगर आपने देखा हो तो वहां पर क्या किया गया है, चार्ट बनाया गया है और चार्ट बनाकर आपके सजीवों के लक्षण वहां पर दर्शाए गए हैं। एक
पाई चार्ट की तरह बनाया गया। तो उसमें कौन कौन से लक्षणों की बात की गई वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें देखो भोजन ग्रहण करने की बात की गई है। क्या ग्रहण करते हैं? भोजन ग्रहण करना पहला, दूसरा है श्वसन करना, और तीसरा है उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया। उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ एक है गति करना। गति करना भी इसमें शामिल है। इसी के साथ उत्सर्जन की क्रिया है, ये भी सजीवों में ही होती है, पौधों में भी होती है, जंतुओं में भी होती है। पर जनन है, ये पौधे और जंतुओं दोनों में होता है। एक होता है जीवन काल। तो जीवन काल वाले में आपको ध्यान में रखनी है, जो सजीव है उनका जीवन काल क्या होता है? निश्चित होता है। निश्चित होता है सजीवों का जीवन काल। ठीक है। इसके अलावा एक आपको और ध्यान में रखनी है, वृद्धि करना। ये सारे के सारे लक्षण किसके हैं? सजीवों के लक्षण है। तो वृद्धि, प्रजनन, उत्सर्जन, श्वसन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, अनिश्चित जीवन काल यहाँ पर नहीं होता है, निश्चित होता है। तो डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सजीवों में श्वसन कहलाता है। सजीवों में जो श्वसन होता है उसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन का ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, और शरीर में ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज का विघटन करना। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, तो इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। उनमें से एक होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, जिसका पाचन सबसे पहले होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है? ग्लूकोज में। और फिर क्या होता है? ग्लूकोज का विघटन होता है। विघटन होने के कारण हमें शरीर से क्या मिलती है? भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है। और ये विघटन किस कारण होता है? जब ग्लूकोज के साथ कौन जुड़ती है? ऑक्सीजन। तो ये विघटन होता है। तो ये विघटन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और यही प्रक्रिया आपके यहाँ पर श्वसन कहलाती है। ये ऑक्सीजन को ग्रहण करना, बाहर निकालना, ये तो गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। और यहाँ पर श्वसन के परिणाम स्वरूप ही कार्बन गैस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं यहाँ पर। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जल है, वो हम निष्कासित कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन के माध्यम से, यानी कि गैसों के श्वास जो होती है, श्वास प्रक्रिया, उसके माध्यम से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन यहाँ पर होगा सी। सजीव में श्वसन ये कहलाता है। ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज का विघटन आपके श्वसन कहलाता है। ये आपके जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसमें साफ साफ ये लाइन लिखी गई है कि शरीर में ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के विघटन से जैविक ऊर्जा का निर्मुक्त होना श्वसन कहलाता है, और जिस क्रिया में कार्बन डाई गैस निकलती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकलती है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अपना जो पेपर बनने वाला है वो इन्हीं किताबों से बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सजीवों के संदर्भ में असत्य कथन। तो सत्य ढूंढ लो, असत्य अपने आप बच जाएगा। पादप है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। फिर है सभी सजीव में वृद्धि होना इनका अभिलाक्षणिक गुण है। बिल्कुल सही बात है, वृद्धि होना इनका अभिलाक्षणिक गुण है। बहुवर्षीय पादपों में आपके निश्चित समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। बहुवर्षीय पादपों में निश्चित समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। पेड़ पौधों में गति के केवल लक्षण दिखाई देते हैं, जबकि जंतु स्वयं गति करते हैं। बताओ कौन सा कथन है सत्य है? बताइए, देखें कौन सा कथन यहां पर असत्य है, आपको बताना है। तो बिल्कुल यहां पर बात करें तो पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा कथन यहां पर लिखा ना, बहुवर्षीय पादपों में। तो बहुवर्षीय पादपों में तो लगातार वृद्धि होती रहती है, निश्चित समय के बाद नहीं रुकती है। लेकिन कुछ जंतु होते हैं, जंतुओं में एक निश्चित समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। विकास तो चलता रहता है लेकिन वृद्धि रुक जाती है, शारीरिक रूप से उनकी फिर वृद्धि नहीं होती है। तो यहाँ पर आपके तीसरा कथन है वो असत्य है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और पेड़ पौधों में गति के केवल लक्षण दिखाई देते हैं। गति के लक्षण दिखाई देते हैं मतलब ये गति करते हैं, यानी एक जगह स्थिर नहीं है, इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं। तो ये इस प्रकार से गति होती है। जबकि जंतुओं में स्वयं गति होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं।
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें गति बाहरी कारकों के कारण होती है? बाह्य कारकों के कारण, यानी कि स्वयं गति नहीं करते। सूरजमुखी के पौधे का सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाना, ये तो स्वयं मुड़ता है। ये तो स्वयं मुड़ता, पौधे को पकड़कर मुड़ा थोड़ी जाता है, ये तो अपने आप मुड़ता है। बस, कार आदि की गति, ये निर्जीव है। बस, कार क्या है? निर्जीव है, और इनकी गति होती है वो स्वयं नहीं होती है। इनके लिए एक सजीव चाहिए गति करवाने के लिए। गाय का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये तो स्वयं हो रही है। गाय है वो स्वयं जाती है, उठाकर थोड़ी ले जाते हैं उसको। इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन। बस, कार आदि की गति है वो स्वयं गति नहीं होती है, बाह्य कारक यानी कि किसी सजीव के कारण इनमें गति होती है। अगला प्रश्न देखो, सजीव संवेदनशील होते हैं तथा उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, इसका सही उदाहरण है। उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करना, कांटा या सुई चुभने पर हाथ या पैर का तुरंत हटाना। बिल्कुल, ये प्रतिवर्ती चाप वगैरह में ऐसा आपने देखा होगा। स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आना, ऐसा भी होता है। छुई मुई के पत्तियों को छूने पर उनका सिकुड़ना। देखो, सजीव यानी कि सजीव का मतलब हो गया पौधे और जंतु दोनों। तो जंतुओं की बात करें तो ये स्वादिष्ट भोजन वाला, कांटा चुभने पर पैर, हाथ पैर का हटाना। और पौधों की बात करें तो छुई मुई की पत्तियों को छूने पर उनका सिकुड़ जाना। तो ये तीनों ही आपके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के उदाहरण है, और डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधा में निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं पाई जाती? उत्सर्जन पौधा में होता है। एक आपने देखा होगा गोंद, ये पौधा में होता है। गोंद उत्सर्जित करते हैं गोंद के रूप में। प्रजनन होता है तभी तो पौधे उगते हैं, इनकी संख्या बढ़ती है। भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे करते हैं। गति, यहां पर देखो अब ऑप्शन ऐसा है कि गति होती तो है, अभी हमने बात की, लेकिन वो गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ये सिर्फ गति के इसमें लक्षण पाए जाते हैं पौधों के अंदर। गति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते नहीं है ये। तो यहाँ पर आपके प्रश्न के अनुसार देखें, दिए गए ऑप्शन के अनुसार देखें तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर उत्तर बनेगा। क्योंकि ये क्रियाएं तो जो तीन ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं, ये तो तीनों ऑप्शन स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं, लेकिन गति वाला यहाँ पर स्पष्ट नहीं होता है, ये सिर्फ लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए गति वाला ऑप्शन है वो आपका उत्तर हो जाएगा। सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कौन सी? अब देखो, सूक्ष्म जीव वाला चैप्टर हमारे पास आ गया। तो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी की अगर बात करें, हालांकि इसमें भी सजीव निर्जीव में भी यही आता है। तो देखो, प्रोटोजोआ, विषाणु, कवक, जीवाणु। तो यहाँ पर ऑप्शन करें तो विषाणु, बी ऑप्शन। विषाणु क्या है, जब तक ये किसी के संपर्क में नहीं आते हैं तब तो ये क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। और जब ये सजीव के संपर्क में आ जाते हैं, सजीव के संपर्क में आने पर ये क्या हो जाते हैं? सजीव की तरह व्यवहार करते हैं, सजीव की तरह व्यवहार करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। सजीव के संपर्क में आते ही सजीव की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, और नहीं तो ये निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं। तो इसलिए इनको सजीव, विषाणु को है, विषाणु या वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, पौधों की धीमी वृद्धि को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? पौधों की धीमी वृद्धि को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, देखें। तो यहाँ पर सिस्मोग्राफ, ये भूकंप से संबंधित, कैलियोग्राफ, केस्कोग्राफ, ग्रोथ मीटर। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर होगा आपका केस्कोग्राफ, और कोई आंसर यहाँ पर होता ही नहीं है, ये यूनिक आंसर है केस्कोग्राफ। केस्कोग्राफ का उपयोग कहाँ किया जाता है? पौधों की धीमी वृद्धि को मापने के लिए किया जाता है। और इसकी अगर बात करें तो ये यंत्र किसने बनाया था? तो ये यंत्र बनाया था जगदीश चंद्र बोस ने। किसने? जगदीश चंद्र बोस के द्वारा ये यंत्र बनाया गया था, पौधों की धीमी वृद्धि को नापने के लिए। बिल्कुल अत्यंत संवेदी यंत्र है ये, इसको केस्कोग्राफ
कहा गया और उन्होंने पौधों की संवेदनशीलता को प्रयोग द्वारा भी सिद्ध किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सजीवों की प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सजीवों की प्रजातियों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। अगर सजीव चाहते हैं कि उनका अस्तित्व बना रहे अपनी प्रजाति का, तो इसके लिए कौन सी प्रक्रिया है वो आवश्यक है। श्वसन आवश्यक है, प्रजनन आवश्यक है, गति आवश्यक है, वृद्धि आवश्यक है, क्या आवश्यक है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रजनन। प्रजनन के द्वारा ही जीव है वो अपना पीढ़ी दर पीढ़ी अस्तित्व बनाए रखते हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि आज के प्रश्न, आज का टॉपिक ही बिल्कुल आसान है, तो प्रश्न बिल्कुल ही आसान बनते हैं। फिर है, सजीव उद्दीपन के प्रति करते हैं श्वसन क्रिया, अनुक्रिया, प्रतिक्रिया, विपरीत क्रिया। क्या करते हैं, तो अनुक्रिया करते हैं। ऐसे ऑप्शन आ जाए तो आपको बिल्कुल करेक्ट किसको चुनना है, अनुक्रिया। उद्दीपन के प्रति हमेशा क्या होती है, अनुक्रिया होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूरजमुखी के पौधे का सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ना किसका लक्षण है। अनुक्रिया का है, उद्दीपन का है, गति का है, शक्ति का है, कौन सा है। सूरजमुखी के पौधे का प्रकाश की ओर मुड़ना, बताइए किसका लक्षण है। गति का है, अनुक्रिया का है, किसी का है। तो बिल्कुल हमने अभी पढ़ा है कि गति का है। किसका है, गति का। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से सूक्ष्म जीव नहीं है। कौन सा है सूक्ष्म जीव। अब चैप्टर आपके सूक्ष्म जीव वाला शुरू हो रहा है। तो सूक्ष्म जीव कौन सा नहीं है, ब्लू व्हेल, अमीबा, जीवाणु, वायरस। तो सूक्ष्म जीव कहते किन्हें हैं, जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता हो। सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता हो। जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता हो, या फिर हम कह सकते हैं कि नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ब्लू व्हेल देख सकते हैं आंखों से, अमीबा नहीं दिखता, जीवाणु नहीं दिखता, वायरस नहीं दिखता। तो सूक्ष्म जीव कौन सा नहीं है, ब्लू व्हेल सूक्ष्म जीव नहीं है। ठीक है, आगे देखो। ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से सूक्ष्म जीवों को आसानी से देखा जा सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ते हैं। ब्रेड या रोटी को नमी वाले स्थान पर कई दिनों तक रखने पर इसकी सतह सफेद तंतु जैसी संरचनाओं से ढक जाती है। ये जो सफेद तंतु जैसी संरचनाएं बनती है, ये संरचनाएं किसके कारण बनती है, क्या होती हैं। क्या विषाणु होती हैं, कवक होती हैं, प्रोटोजोआ होती हैं, या इनमें से कोई नहीं होती। तो ये होती हैं भैया कवक। क्या होती है दोस्तों, कवक होती है। ये जो सफेद तंतु जैसी आपको संरचनाएं दिखाई देती हैं रोटी या ब्रेड पर, ये कवक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, सूक्ष्म जीव निम्न में से किन स्थानों पर पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव किन स्थानों पर पाए जाते हैं। हवा, गर्म जल स्रोतों, पानी, बर्फीले क्षेत्रों, मिट्टी, दलदली भूमि, कहां पर। तो ये इन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। चाहे कैसा भी स्थान हो, वहां पर सूक्ष्म जीव अवश्य रूप से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीव को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो भैया देखो, इसमें विवाद है। इसमें क्या है, विवाद है। क्या विवाद है, देखो अभी बताते हैं आपको। इसमें आरबीएससी कहती है, आरबीएससी बोर्ड की जो बुक है उसमें आपके 6 प्रकार दे रखे हैं। क्या लिखा है, 6 प्रकार होते हैं। जिसमें क्या है, जीवाणु है, उसमें कवक है, उसमें प्रोटोजोआ है, उसमें शैवाल है। ये है आपके 4 प्रकार। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा है माइकोप्लाज्मा। क्या है, माइकोप्लाज्मा। उसके अलावा और क्या है, और उसके साथ है विषाणु। और उसमें क्या दे रखा है, विषाणु दे रखा है। क्या दे रखा है, विषाणु। तो ये आपके 6 हो गए, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, माइकोप्लाज्मा और विषाणु। ये 6 प्रकार आरबीएससी में दिए हुए हैं, ध्यान रखना। एनसीईआरटी
जो आपके कक्षा 8 के अंदर अभी लगती है, राजस्थान की स्कूलों में या कहीं भी देख लें, तो कक्षा 8 की एनसीईआरटी का जो सूक्ष्म जीव वाला चैप्टर है, उसके अंदर सूक्ष्म जीवों के 4 वर्ग बताए गए हैं, जिसके अंदर ये 2 नहीं है, लास्ट वाले, बाकी 4 यही है। तो 4 वर्ग। तो अब आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न कैसे पूछा जाए। प्रश्न में पूछे कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें 6 का ऑप्शन हो तो आप 6 प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि हम इस प्रश्न पर आपत्ति लगा सकते हैं कि राजस्थान बोर्ड की जो कक्षा 6 की पुस्तक है, उसमें ये दे रखा है कि 6 प्रकार होते हैं। और अगर वर्ग पूछे कि मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया सूक्ष्म जीवों को, तो फिर आप 4 ही वर्ग करें। फिर अगर 4 ऑप्शन में नहीं हो तो फिर 6 कर सकते हो। 4 ऑप्शन में होते हुए आपको 4 वर्ग ही बताना है। वर्ग की बात करें तो 4 ऑप्शन में होते हुए 4 ही बताना। क्यों 4 बताना? क्योंकि आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि वर्तमान में जो आपके सिलेबस चल रहा है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रश्न बनेंगे। तो आपको 4 वर्ग यहाँ पर करेक्ट करना है। वर्ग से ही पूछेगा प्रश्न वो, क्योंकि वर्तमान से ही पेपर बनेगा, तो वर्तमान से बनेगा तो हमें 4 ही करना है। मान लीजिए 4 ऑप्शन में नहीं हो तो फिर हम 6 करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। पादप जगत का बहुरूपिया किसे कहते हैं? ये बात आपके राजस्थान बोर्ड में लिखी हुई है, तो ये किसको कहते हैं? माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। बी ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है। ये बहुरूपिया कहलाता है, बहुरूपिया कहते हैं इसको पादप जगत का। जोकर, बहुरूपिया का मतलब क्या होता है? जोकर। ये आपके माइकोप्लाज्मा है, ये सबसे छोटी कोशिका भी होती है। ये जीवाणु फिल्टर होता है ना, उससे भी निकल जाती है, इतनी छोटी होती है। और इसको जोकर्स ऑफ आपके प्लांट किंगडम कहते हैं। पादप जगत मतलब प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम का जोकर इसको कहा जाता है, ये ध्यान रखना। आगे देखो, अगला प्रश्न है असत्य कथन। मशरूम मृत जीवी कवक होता है। मशरूम है मृत जीवी कवक होता है, ठीक है। बाजरे में जोगण रोग कवक के द्वारा होता है, बिल्कुल ठीक है। गेहूं में काला कीट रोग कवक के कारण होता है, ये भी सही है। कवक शैवाल के साथ सहजीवी के रूप में नहीं पाया जाता, ये तो पाया जाता है। कवक प्लस शैवाल, ये तो बचपन से पढ़ रहे हो। और ये इनका सहजीवन क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है, जो प्रदूषण के सूचक होते हैं। तो बिल्कुल डी ऑप्शन आपका असत्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, अमीबा पैरामीशियम ये क्या है? कवक है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है। अमीबा और पैरामीशियम क्या है, ये आपको बताना है। अमीबा और पैरामीशियम किसके अंतर्गत आते हैं? अमीबा और पैरामीशियम। तो अमीबा और पैरामीशियम की बात करें तो ये दोनों क्या होते हैं? प्रोटोजोआ होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटोजोआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, तालाबों, नदियों, पोखरों और नालों पर हरा पानी हरा किसके कारण दिखाई देता है? पानी जो हरा रंग का जो काई जम जाती है ना, वो काई क्या होती है, किसके कारण होती है? तो वो होती है आपके कवक, फंजाई, शैवाल, जीवाणु। किसके कारण? शैवाल के कारण होती है। किसके कारण होती है? शैवाल के कारण होती है। अगला देखो, निम्न में से प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय शैवाल है। कौन सा शैवाल है जो आपके कौन सा है? प्रोकैरियोटिक भी है और बहुकोशिकीय भी है। ऐसा कौन सा शैवाल है जो बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक है? तो यहां पर अगर बात करें, पहला ऑप्शन है क्लेमाइडोमोनास, दूसरा है क्लोरेला, फिर है आपके स्पाइरोगायरा। तो ये सारे क्या है? ये यूकैरियोटिक है। हालांकि स्पाइरोगायरा है, ये बहुकोशिकीय तो है, ये बहुकोशिकीय है। स्पाइरोगायरा है बहुकोशिकीय, लेकिन ये यूकैरियोटिक है। क्या है? यूकैरियोटिक। और आप मेरे को बताइएगा कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या अंतर होता है? ये एक कोशिकीय है, ये एक कोशिकीय, और क्या है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। तो एक बचा आपके कौन सा? ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको नील हरित शैवाल कहते हैं। ये डी ऑप्शन वाला, ये प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय होता है। पूछा गया प्रश्न है ये तो। आगे बढ़ते हैं। खाद्य सामग्री निर्माण में प्रयुक्त सूक्ष्म जीव है, यानी कि इनके सामने जो सूक्ष्म जीव दे रखे हैं, कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, ये बताना है।
दही के अंदर लैक्टोबैसिलस के कारण ही दही बनता है। डबल रोटी उसमें आपके जो है यीस्ट के कारण खमीर उठता है। केक हो गया, डबल रोटी हो गई। सूप है वो किसके कारण बनता है? क्लोरेला के कारण बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सूप है वो किस में बनता है? क्लोरेला के कारण बनता है। सूप में और अन्य खाद्य सामग्रियों में काम लिया जाता है इसको। तो आइसक्रीम में भी ये सूप में क्लोरेला काम आता है। तो यहाँ पर सभी सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन B12 निम्न में से किस जीवाणु से तैयार किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। विटामिन B12 किस में पाया जाता है? विटामिन B12 बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, औषधि निर्माण से संबंधित प्रश्न है। ये विटामिन B12 औषधि होती है, तो औषधि निर्माण में काम आता है ये। तो ये आपके कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ध्यान में रखना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है। और जो ये लिखा ना एंथ्रेक्नोइड बेसिलाई, इससे क्या बनता है? इससे बनता है आपके रोग प्रतिरोधक, यानी कि दवाई ही बनती है, औषधि में काम आता है ये भी, और ये भी औषधि वाला है। दोनों ही औषधीय है जीवाणु। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से क्या तैयार होता है? विटामिन B12 तैयार होता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो बताओ, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी। इन दोनों का आप बताइए। चलो एक का मैं बता देता हूँ, ऑप्शन दे देता हूँ। एक ने खोज की थी आपके किण्वन की, और एक ने खोज की थी चेचक के टीके की। अब बता दीजिए किसने किसकी की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मूंग में, मोठ में, चना में। तो ये तीनों ही क्या है? दाल वाले पौधे हैं, याद रख लो ऐसे। क्या है? दाल वाले पौधे हैं। दाल वाले पौधों की जड़ों में क्या पाई जाती हैं? गांठें पाई जाती हैं, और उनमें क्या पाया जाता है? राइजोबियम। क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। और क्या काम करता है ये आपके काम करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, फिर वो पौधों को प्राप्त होती है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किसमें रूपांतरित करते हैं? तो जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं। किसमें? नाइट्रेट में बदलते हैं। और ये नाइट्रेट आपके किसको प्राप्त होती है? पौधों को प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें बदल के नाइट्रेट में। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि टूथपेस्ट बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव काम आता है? बताओ। क्लेमाइडोमोनास, लैक्टोबैसिलस, जेंथोमोनास, कैम्पेस्ट्रिम, कौन सा काम आता है? क्या बनाना है? टूथपेस्ट। देखो, अब टूथपेस्ट भी सूक्ष्म जीव से बनता है, तो टूथपेस्ट बनाने में जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस काम आता है। सी ऑप्शन इंपॉर्टेंट लगा के याद कर लेना। टूथपेस्ट ये लाभदायक, लाभकारी सूक्ष्म जीव है ना, तो ये लाभकारी सूक्ष्म जीव में काम आएगा टूथपेस्ट बनाने में, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों का लाभदायक उपयोग नहीं है। औषधि निर्माण में आता है, अभी हमने बात की। टूथपेस्ट निर्माण में आता है। ह्यूमस बनाते हैं सूक्ष्म जीव, केंचुआ वगैरह काम आते हैं। मनुष्य में क्षय रोग है, ये आपका किस प्रकार का है? हानिकारक है। ये किस प्रकार का है? हानिकारक सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीवों का हानिकारक रूप है ये। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये लाभदायक नहीं है, लाभकारी नहीं है। तो ये थी आज की क्लास। और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।